कैसे प्री मॉडर्न एरा में इंडिया जैसी कंट्री के वेल्थीएस्ट स्टेट बंगाल में सारे रिसोर्सेज खत्म होते चले गए। बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद बंगाल में किसानों ने खेती तक करने से मना कर दिया। वो लोग अलग अलग प्रोफेशंस में जाने को तैयार थे, लेकिन अब वो खेती नहीं करना चाहते थे। ऐसा क्या हुआ बंगाल में जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, और समझते हैं थोड़ा गहराई से आज की इस वीडियो में। 18th सेंचुरी 1770 में बंगाल में एक डेडलीस्ट फेमाइन आता है और जिसमें ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोग भूख से मर जाते हैं। इस फेमाइन का जो मेन कॉज था वो क्रॉप फेलियर और ड्रॉट था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के बाद मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 को साइन करना पड़ा, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्टिंग राइट्स। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल करेगी। बंगाल के 1770 के फेमाइन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इस रीजन में एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे उनको दिक्कत भी ना हो, उस रीजन में एक स्टेबिलिटी भी आ जाए और उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया बंगाल में। इसी को जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को रिकमेंड फिलिप्स फ्रांसिस ने किया था। तब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को अप्लाई किया बिकॉज वो खुद इंग्लैंड में एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के मेंबर थे। उनको इन सब चीजों का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन इंडिया की सिचुएशन और इंग्लैंड की सिचुएशन यहाँ से बहुत अलग थी, क्योंकि जमींदार का बहुत बड़ा इशू था। तो फिर ये सिस्टम लाया ही क्यों गया? फेमाइन्स के बाद उस रीजन में ब्रिटिशर्स को स्टेबिलिटी और पैसा दोनों चाहिए था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, वो है रेवेन्यू कलेक्ट करना, पैसा कमाना। आइए जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को बंगाल में कैसे अप्लाई किया गया। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक 10 ईयर सेटलमेंट सिस्टम था, जिसमें एक परमानेंट अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना होगा। 1/10 और 1/11 ऑफ प्रोड्यूस जमींदार अपने पास रखेंगे, बाकी सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को अप्लाई करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सनसेट क्लॉज का भी यूज किया। इसका मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक डेट को डिसाइड कर देगी, अगर उस दिन सनसेट होने से पहले अगर जमींदार ने टैक्स नहीं दिया तो जमींदार की जमींदारी को अबॉलिश कर दिया जाएगा और जमींदारी किसी नए जमींदार को दे दी जाएगी। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत क्लेवर चाल चली, पर सवाल ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स कलेक्शन के लिए वहां के लोकल जमींदार को ही क्यों चूज किया, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड से दीवानी राइट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। पहला, लोकल जमींदार उन एरियाज की लोकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से जानते थे, वहां के जो लोकल चैलेंजेस थे वो उनको बहुत अच्छे से डील कर सकते थे। सेकंड, उन्हें पता था कि किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स उस तरह से भी नहीं सोच पा रहे थे। तीसरा, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैवी टैक्सेशन लेकर के पीजेंट्स को, किसानों को तंग करेंगे तो एक समय के बाद वहां के लोगों को यह लगेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी दुश्मन है, और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने लोकल जमींदार को टैक्स कलेक्शन के लिए अपॉइंट किया। और चौथा, ये एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, चाहे फायदा हो या नुकसान, ईस्ट इंडिया कंपनी को उनका एक फिक्स अमाउंट चाहिए था। तो यहाँ पर जमींदार को लालच दिया गया कि हमारा टैक्स तो फिक्स है, आप चाहे तो उस जमीन से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करके वो कुछ अमाउंट अपने पास भी रख सकते हैं। तो जमींदार कुछ पैसा जमीन में भी लगा देंगे, ज्यादा खेती भी करना चाहेंगे और ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न करना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी को तो सिर्फ एक फिक्स अमाउंट देना है। इसलिए वहां के लोकल जमींदार को टैक्स कलेक्शन के लिए चूज किया गया था। इंडिया के 19% एरिया पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को अप्लाई कर दिया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड साउथ के एक स्टेट मद्रास में। बाकी 51%
रैयतवारी सिस्टम एंड 30% महलवारी सिस्टम। तो इन्हीं सब कारणों से हाई टैक्सेशन से बंगाल के रिसोर्सेज को बहुत हद तक इफेक्ट किया। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के हाई रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से बंगाल के बहुत हद तक रिसोर्सेज अफेक्टेड हो चुके थे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। रेवेन्यू को बहुत हाई रेट पर फिक्स करना, 1/10 और 1/11 जमींदार अपने पास रखेंगे, बाकी सारा ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाएगी। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो अगर किसान ने 10 रोटी बनाई तो उसकी 1 रोटी जमींदार ले जाएगा और बाकी बची 9 रोटियां ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास ले जाएगी। और अगर गलती से किसान के पास कुछ बच गया तो सिर्फ वो उसका होगा, मतलब कुछ भी नहीं। तो हाई टैक्सेशन की वजह से जमींदार के पास सिर्फ मार्जिनल या फिर बिलो मार्जिनल रेवेन्यू ही बचता था खुद के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि 90% टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी और इसी वजह से बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी उनके हाथ से चली गई। दूसरा, राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को आप सब जमींदार भी बोल सकते हैं, मतलब एक जमींदार जिसके अंडर में एक छोटा जमींदार टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। लेकिन इन सब जमींदार्स का राइज कैसे हुआ और कैसे ये पीजेंट्स को पहले से भी ज्यादा परेशान और एक्सप्लॉइट करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से जमींदार्स तो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे, लेकिन सब जमींदार्स या फिर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के आ जाने के बाद पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ गया, क्योंकि अब सब जमींदार्स को भी उनका प्रॉफिट चाहिए था। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का मतलब है जब एक जमींदार अपनी खुद की जमीन को रेंट पर दे देगा, लेकिन वह जमींदार उस रेंट पर दी हुई जमीन के आसपास नहीं रहता है, वो कहीं और माइग्रेट कर जाता है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का राइज इसलिए हुआ क्योंकि मैक्सिमम जमींदार अपनी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए कैलकाटा और बड़े बड़े शहरों में माइग्रेट कर जाते थे और अपनी जमीन पर रेंट कलेक्शन के लिए एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया करते थे। इसी की वजह से एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का कंसेप्ट राइज होता है। इसके बाद हाई टैक्स रेट्स के कारण बहुत सारे जमींदार्स को अपने एस्टेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ा, जिसे पत्नी तालुक कहा गया, और उन लैंड को पत्नीदार को एक फिक्स रेंट पर दे दिया गया। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी, क्योंकि उन्होंने ह्यूज टैक्स फिक्स कर दिया बिना जमींदार्स के कंसल्टेशन के। आइए जानते हैं कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का इम्पैक्ट क्या रहा। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स ने जमींदार को उनकी खुद की जमीन से अलग कर दिया था। अब कोई भी मर्चेंट बड़ी आसानी से जमींदार बन सकता है, सिर्फ उसके ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही थी और जो सोसाइटी में लोअर सेक्शन था, जो नीचे तबके का आदमी था, वो सिर्फ एक स्लेव बन के रह गया था। पीजेंट्स क्लास गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिन पर दिन गिरता जा रहा था, क्योंकि अब एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स को भी रेवेन्यू कलेक्शन करना था और प्रॉफिट अर्न करना था, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा था। पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता ही जा रहा था और इस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए पीजेंट्स मनी लेंडर से पैसे उधार ले लिया करते थे, लेकिन इससे उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, क्योंकि अब उनको एक हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मनी लेंडर्स को भी पे करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको मनी लेंडर्स के यहाँ पर मजदूरी भी करनी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि इस सिस्टम में पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन किस लेवल तक चला गया, लेकिन ब्रिटिशर्स को इससे कोई भी मतलब नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे। आइए थोड़ा बात करते हैं इस सिस्टम के एनालिसिस पे। ये सिस्टम अच्छा साबित हो सकता था अगर ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर सर्वे करके टैक्स के प्रोविजंस को बनाती और हार्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही टैक्स को कलेक्ट करती, लेकिन ऐसा उसने बिल्कुल नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह मानना था कि इस सिस्टम से उनको कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। आप लोग ये सोचोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये कैसे बोल सकती है, इतना एक्सप्लॉइट करने के बाद कोई ये बात कैसे बोल सकता है कि उसका प्रॉफिट नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू फिक्स था, चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो। तो यहाँ पर घटिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 2 केसेस बताए। पहला केस, अगर क्रॉप या एग्रीकल्चर बेकार होता है तो जमींदार का लॉस तो होगा, लेकिन हमारा टैक्स फिक्स है, तो यहाँ पर तो बात ठीक है। लेकिन सेकंड केस में अगर क्रॉप या एग्रीकल्चर अच्छा होता है और जमींदार को उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स जाएगा। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना यह था कि अगर क्रॉप अच्छा हुआ है तो
तो हमारा टैक्स भी ज्यादा होना चाहिए। यह एक बहुत ही घटिया और लालची सोच थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ पर सवाल यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना सारा टैक्स कलेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? तो याद रखिए, ये टाइम 18th सेंचुरी का है, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपेंड करना था, और एक्सपेंड करने के लिए उन्हें इंडिया में मराठा, मैसूर जैसी सुपर पावर से भी लड़ना था। 18th सेंचुरी में इंडिया में एक्सपेंड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, वो है वॉर के थ्रू एक्सपेंड करना। वॉर के लिए पैसे की बहुत जरूरत थी। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सारा ध्यान रेवेन्यू कलेक्शन पे लगाया, अपने रिसोर्सेज को बचाने में लगाया और खुद की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगाया। आई होप आपको इस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, इसका एनालिसिस और उसका इम्पैक्ट समझ में आया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से इस सिस्टम को अप्लाई किया, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।